जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 90 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ड्रेनेज पाथ। ऑप्शन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ड्रेनेज पाथ। ऑप्शन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रेनेज पाथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ऑप्शन डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ड्रेनेज पाथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन होता क्या है। हम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को रिप्रेजेंट करते हैं U% से। सबसे पहले आपको ये जानना है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं U% से। मतलब हम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को क्या कहेंगे, किसी भी सॉइल में फाइनल कंसोलिडेशन कितना हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए आपका कंसोलिडेशन 6 दिन में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन 6 दिन में हमारा इनिशियल अभी हमारा कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ अ रेशियो ऑफ इनिशियल सेटलमेंट टू द फाइनल सेटलमेंट। यही हम लोग चेक करते हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन में। मतलब किसी भी सॉइल में फाइनल कंसोलिडेशन कितना हुआ है वो हम लोग डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन से। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को मैथमेटिकल रिलेशन में हम लोग डिनोट करते हैं CV से हम लोग डिनोट करेंगे, डैट इज कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। इसका फॉर्मूला हमारा होता है TV इंटू D²/T। ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसमें CV हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, TV होता है हमारा टाइम फैक्टर, D² होता है हमारा ड्रेनेज पाथ एंड T होता है हमारा टाइम। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया रिलेशन, तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हमारा क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ड्रेनेज पाथ। अब देखिए यहाँ पे CV की बात हो रहा है। CV हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम यहाँ पे दिख रहा है। CV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन पहला ऑप्शन में दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा दिया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ये भी गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम तो होगा नहीं, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हम देख रहे हैं। ऑप्शन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रेनेज पाथ, हमको पता है यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में CV किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, D² के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसे देख रहे हैं कि ये ड्रेनेज पाथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो दैट्स वाई C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, टाइम फैक्टर ऑफ द क्ले लेयर इज। अब यहाँ पे फिर से हमने अभी एक्सप्लेन किया कि आप लोग को टाइम फैक्टर के रिलेटेड में आपको इक्वेशन लिखना है। तो हमने देखा था अभी कि हमने टाइम फैक्टर के रिलेशन देखे हैं। TV इक्वल टू क्या होता है हमारा, CV इंटू T/D²। तो हमने बताया TV से डिनोट करते हैं टाइम फैक्टर, CV हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, T मतलब होता है टाइम एंड D मतलब होता है ड्रेनेज पाथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए इज डायमेंशनल पैरामीटर, ये बिल्कुल गलत है, ये डायमेंशनल पैरामीटर नहीं है। ऑप्शन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ द सॉइल। अब देखिए इस क्वेश्चन में TV हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CV, और हमने पहले इक्वेशन देखा था कि CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। अगर जितना कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ेगा उतनी हमारी परमिटिविटी बढ़ेगी। तो ऑप्शन बी देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ सॉइल, ये भी सही है। ऑप्शन सी देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ड्रेनेज पाथ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ड्रेनेज पाथ। आप बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ड्रेनेज पाथ, तो सबको दिख रहा है कि TV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ, लेकिन इसका पावर स्क्वायर है, कभी भूलना नहीं। यहाँ पे लिखा रहता स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ, तब ये सही होता। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ, तो ये हमारा यहाँ पे गलत होगा। ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ द क्ले, ये भी हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको दिया रहेगा स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ, तभी ये इक्वेशन राइट होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, इफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन ऑफ ए रिमोल्डेड सैंपल ऑफ क्ले विथ सिंगल ड्रेनेज इज T, then time required to consolidate the sample of clay with same degree of consolidation but with the double drainage is। तो मैंने आपको बताया था जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले अंडरलाइन कीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेटेड रिमोल्डेड सैंपल ऑफ क्ले विथ सिंगल ड्रेनेज इज T। अब देखिए यहाँ पे
सबसे पहले आपको दिया हुआ है यू मतलब कितने परसेंट, तो 50% दिया गया है। फिर हमारा क्ले विथ सिंगल ड्रेनेज है। सिंगल ड्रेनेज मतलब क्या, जैसे हमारा यहाँ पे मैंने कोई सैंपल बनाया है तो पानी हमारा किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा, या तो इस डायरेक्शन में जाएगा या तो इस डायरेक्शन में जाएगा, किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे सिंगल ड्रेनेज। डबल ड्रेनेज मतलब क्या, एक नीचे जाएगा और एक ऊपर जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे डबल ड्रेनेज। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको सिंगल ड्रेनेज दिया हुआ है, मतलब सिंगल ड्रेनेज आप डी मान सकते हैं और इसको लिख सकते हैं सिंगल ड्रेनेज में हमारा थिकनेस डी इक्वल टू एच के बराबर हो जाता है, याद रखिएगा। फिर आपको दिया हुआ है टाइम इंटरवल कितना दिया है, टी दिया हुआ है टाइम इंटरवल। फिर बोलता है इसी देन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंसोलिडेट द सैंपल ऑफ क्ले विथ सेम डिग्री ऑफ कंसोलेशन। मतलब आपके क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सेम डिग्री ऑफ कंसोलेशन, मतलब हमारी यू फिर से कितनी परसेंट है, तो यहाँ पे 50% है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बट विथ डबल ड्रेनेज, मतलब यहाँ पे डी इक्वल टू क्या हो जाता है, डबल ड्रेनेज में थिकनेस का हाफ हो जाता है। और आपको बता रहा है कि जब डबल ड्रेनेज रहेगा तो उसका टाइम क्या होगा। तो जैसे हमने रिलेशन देखा था तो टी वी इक्वल टू हमने देखा यहाँ पे सी वी इंटू टी बाई डी स्क्वायर। अब इसको हम लोग और एक बार सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं डी स्क्वायर इंटू टी वी इक्वल टू सी वी इंटू टी, यही लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए सी वी और टी वी दोनों क्या है, कोफिशिएंट है, तो ये हट जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे टाइम के रिलेट में ही पूछ रहा है। एक का टाइम हमको दिया हुआ है, दूसरा का टाइम हमको निकालना है, यही पूछा गया है इसमें। अब देखिए यहाँ पे टी, अब यहाँ पे टी कितना दिया गया है हमारा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे T1 बाई T2 इक्वल टू D1 का स्क्वायर अपॉन D2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो पहले का टाइम इंटरवल दिया गया आपको T दिया गया है, दूसरा हमको निकालना है T2। अब यहाँ पे D1 सिंगल ड्रेनेज मतलब हम लोग H मान लेते हैं। अब डबल ड्रेनेज मतलब H का हाफ मान लेते हैं, मतलब H बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे T बाई T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H बाई 1 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर बाय 4। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे T बाई T2 इक्वल टू H बाई 1 इंटू 4 इंटू एच का स्क्वायर। तो एक H और एक H कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे H स्क्वायर, यहाँ भी हमारा H स्क्वायर हो जाएगा। तो H स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा वैल्यू क्या बचेगा, T बाई T2 इक्वल टू 4। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं T इक्वल टू 4T2। तो T2 इक्वल टू कितना, तो T बाई 4। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे T बाई 4 कहाँ पे आया है, तो ऑप्शन ए इज़ T बाई 4, मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा, तभी आपसे ये सॉल्व होगा, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 84, ये भी हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन पढ़िए पहले, ए क्ले लेयर विथ सिंगल ड्रेनेज एंड कोफिशिएंट ऑफ कंसोलेशन CV टेक्स 6 months टू अचीव 50% कंसोलेशन। द टाइम टेकन बाय द क्ले लेयर B ऑफ द सेम थिकनेस विथ डबल ड्रेनेज एंड कोफिशिएंट ऑफ कंसोलेशन CV बाई 2 टू अचीव द सेम डिग्री ऑफ कंसोलेशन। तो देखिए यहाँ पे गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एक क्ले लेयर A है, तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पे क्ले लेयर हमारा A है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्ले लेयर एक B है, ठीक है, लिख लिया हम लोगों ने। फिर क्वेश्चन देखिए इसमें क्या लिखा है, सिंगल ड्रेनेज है, मतलब यहाँ पे क्ले लेयर में D इक्वल टू आप H मान सकते हैं, सिंगल लेयर में D इक्वल टू थिकनेस के बराबर होता है। एंड कोफिशिएंट ऑफ कंसोलेशन मतलब CV हमारा दिया हुआ है, एंड टेक्स 6 months टू अचीव, मतलब टाइम कितना दिया हुआ है 6 months, और अचीव कितने परसेंट कंसोलेशन, मतलब U दिया हुआ है 50% कंसोलेशन दिया गया है। यहाँ तक हमको पता चल गया क्वेश्चन में। फिर देखो दिया हुआ है टाइम टेकन बाय द क्ले B, मतलब टाइम टेकन हमको निकालना है क्ले B का, मतलब हम मान सकते हैं T2 ऑफ सेम थिकनेस, मतलब थिकनेस हमारी सेम रहेगी विथ डबल ड्रेनेज। हमने बताया था डबल ड्रेनेज में हमारा D इक्वल टू क्या हो जाएगा, थिकनेस की हाफ हो जाएगी। एंड कोफिशिएंट ऑफ कंसोलेशन मतलब यहाँ पे CV क्या हो जाएगी, CV बाई 2 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि सेम डिग्री ऑफ कंसोलेशन में हमारा टाइम कितना होगा। तो हमने देख लिया यहाँ पे गिवन देख लिया, और हमने फॉर्मूला भी देख लिया था। फॉर्मूला हमारा होता है TV इक्वल टू CV इंटू T बाई D स्क्वायर,
यही होता है। यहाँ पे देखिए हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं टी वी इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू सी वी इंटू टी। अब हमको लिखना है टाइम के फॉर्म में लिखना है, तो आप ऐसा लिख सकते हो टी इक्वल टू डी स्क्वायर बाई सी वी, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब हमको टाइम निकालना है यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा T1 बाई T2 इक्वल टू डी स्क्वायर बाय सी वी अपॉन डी स्क्वायर बाय सी वी, ये लिख सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो चलिए टी हमारा T1 कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 6 बाई T2 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए डी हमारा क्या है h के बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर, सी वी किसके बराबर है, तो सी वी के बराबर ही है, तो एच स्क्वायर बाई सी वी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे डी देखिए यहाँ पे क्या है डबल ड्रेनेज मतलब h बाई 2 है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पे सी वी क्या हो जाएगा, सी वी बाई 2 के बराबर हो जाएगा, तो आप ये भी लिख सकते हैं सी वी बाई 2 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी T2 की वैल्यू आ जाएगी 3 मंथ, डेट्स वाई T2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 मंथ, डेट्स वाई बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये सिंपल है, इसको कुछ करना नहीं है, जस्ट आपको क्ले ए एंड क्ले बी लिख लेना है। क्ले एंड क्ले बी लिख लिए। अब हमको एक रिलेशन बना लिए, तो यहाँ पे देखिए टी तो हमारा दोनों साइड कांस्टेंट है, तो इसको मैंने हटा दिया, तो हमने लिख दिया यहाँ पे सी वी इंटू टी इक्वल टू डी स्क्वायर। तो स्मॉल टी की हमको रिलेशन पूछ रहा है, तो टी इक्वल टू क्या लिख दिया डी स्क्वायर बाय सी वी। तो इस ढंग से आपको सॉल्व करना है ये इस टाइप के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 85, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलेशन फॉर क्ले नॉर्मली। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड लिमिट के। अगर लिक्विड लिमिट बढ़ेगी तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलेशन कम होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ए दिया हुआ है डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट, हमको अभी हम लोगों ने देखा कि ये बढ़ेगा तो सी वी क्या होगी, घटेगी, दैट्स वाई ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ द स्पेसिमेन एट एनी स्टेज ऑफ लोडिंग कैन बी मेड। ऑप्शन ए ओनली इन फिक्स्ड रिंग कंसोलिडेटेड मीटर, ऑप्शन बी ओनली इन फ्लोटिंग रिंग टाइप कंसोलिडेटेड मीटर, ऑप्शन सी मच लेस देन दैट ऑफ क्ले सॉइल, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंसोलिडेटेड मीटर से हम लोग परमिबिलिटी भी निकाल सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि हम लोग किसी भी स्टेज पे किसी भी लोडिंग पे हम लोग परमिबिलिटी कंसोलिडेटेड मीटर से किससे निकाल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि फिक्स रिंग कंसोलिडेटेड मीटर से हम लोग परमिबिलिटी किसी भी स्टेज में निकाल सकते हैं। तो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब दो तरह के कंसोलिडेटेड मीटर होते हैं, एक तो फिक्स्ड रिंग कंसोलिडेटेड मीटर होते हैं, दूसरा फ्लोटिंग टाइप कंसोलिडेटेड मीटर रहते हैं। इन दोनों मीटर से हम लोग कंसोलिडेशन निकालते हैं, पर लेकिन फिक्स रिंग कंसोलिडेटर से हम लोग परमेबिलिटी भी निकाल सकते हैं किसी भी स्टेज में। अब देखिए ये दोनों इसका फिगर है कि फ्लोटिंग रिंग इस तरह का आपको दिखेगा और फिक्स रिंग हमारा इस तरह का दिखेगा। तो इसमें क्या होता है, एक ब्रास रिंग होते हैं, दोनों में एक ब्रास रिंग है, जैसे ये ब्रास रिंग है, यहाँ भी हमारा ब्रास रिंग होता है, दोनों जगह ब्रास रिंग क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। अब हमारा फिक्स्ड रिंग में क्या होता है कि टॉप पोरस स्टोन, मतलब जो ये ऊपर वाला स्टोन होता है वो मूव कैसे रहेगा, नीचे के साइड जाएगा, मतलब डाउनवर्ड साइड जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो पोरस स्टोन है वो कहाँ मूव होगा, मिडिल में जाएगा, मतलब नीचे नहीं जाएगा, डाउनवर्ड नहीं जाएगा। ये पोरस स्टोन फ्री टू मूव ऑन मिडिल, ये मिडिल में ही मूव होगा फ्लोटिंग टाइप। और फिक्स टाइप क्या होगा हमारा, पोरस स्टोन मूव्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड। इन दोनों मीटर से हम लोग कंसोलिडेशन निकालते हैं, पर लेकिन फिक्स्ड रिंग कंसोलिडेटर मीटर से हम लोग परमिबिलिटी भी निकाल लेते हैं किसी भी स्टेज में। That's why A is the right answer. Question number 87, compressibility of sandy soil. Option A almost equal to that of clay soil, ये बिल्कुल गलत है। Much greater than that of clay soil. Option C much less than of the clay soil, and option D none of the above. ये तो आप लॉजिक से बता सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सैंडी सॉइल, अब सैंडी सॉइल कौन से सॉइल में आया, बड़े टाइप में सॉइल में आया। अब हमको पता है जितने छोटे पार्टिकल होते हैं उतने दबते हैं, उतने कंप्रेस होते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सैंडी सॉइल हमारा क्या होगा, इज़ लेस देन दैट ऑफ क्ले सॉइल, मतलब क्ले सॉइल की ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगी एज़ कम्पेयर टू सैंडी सॉइल। तो चलिए ऑप्शन ए चेक करते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ क्ले सॉइल।
बिल्कुल गलत है, मतलब सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल का अलग अलग हमारा कंप्रेसिबिलिटी होगा। फिर दूसरा लिखा हुआ मच ग्रेटर देन दैट ऑफ क्ले सॉइल, ये भी नहीं होगा क्योंकि सैंडी सॉइल हमारा बड़े टाइप का सॉइल है तो वो दबेगा नहीं। ऑप्शन सी मच लेस देन दैट ऑफ क्ले सॉइल, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि सैंडी सॉइल हमारा इट इज़ कंप्रेसिबिलिटी इज लेस देन दैट ऑफ क्ले सॉइल, मतलब क्ले में ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल। दैट्स वाई सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, अब सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ओवर कंसोलेटेड क्ले इज लेस देन दैट ऑफ नॉर्मल कंसोलेटेड क्ले। ऑप्शन बी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ओवर कंसोलेटेड क्ले इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नॉर्मल कंसोलेटेड क्ले। ऑप्शन सी कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज कांस्टेंट फॉर एनी क्ले। ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। मैंने बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी हमेशा ओवर कंसोलेटेड क्ले में कम रहेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंसोलेटेड क्ले। मैंने आपको बताया भी था कि अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ओवर कंसोलेटेड क्ले का हमारा कम होता है नॉर्मल कंसोलेटेड क्ले में, क्यों होता है? क्योंकि हमारा ओवर कंसोलेटेड क्ले में हमने देखा था कि इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है। ओवर कंसोलेटेड में हमने देखा था इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस मोर। अगर हमको पता है इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो वॉइड रेशियो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब वॉइड रेशियो हमारी कम हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? हमारी कंप्रेस ज़्यादा हो जाएगी। तो जिस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ओवर कंसोलिडेटेड क्ले इज लेस देन दैट ऑफ द नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले, मतलब ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। क्यों? आपको सिंपल बताना है कि ओवर कंसोलिडेटेड स्ट्रेस क्ले में इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो वॉइड रेशियो हमारा कम हो जाएगा। दैट्स वाई ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ इट्स A constant for any type of soil. Option B different for different types of soil and different for soil under different states of consolidation. Option C coefficient of compressibility is constant for any clay. Option D independent of type of soil but depends on the stress history of the soil. अब हमको पता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, अभी हमने देखा कि सैंड का अलग होगा, क्ले का अलग होगा, एंड ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम अंडर डिफरेंट स्टेट ऑफ कंसोलिडेशन। ये भी बिल्कुल सही बात उन्होंने बता रहे हैं कि डिफरेंट स्टेट ऑफ कंसोलिडेशन में हमारा कंप्रेसिबिलिटी डिफरेंट रहेगा। मैंने देखा था कि ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में हमारा डिफरेंट रेट स्टेट ऑफ कंसोलिडेशन था, नॉर्मल में हमारा दूसरा था और ओवर कंसोलिडेटेड में हमारा दूसरा था, अंडर में हमारा दूसरा था। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल and also different for a soil under different state of consolidation. That's why B is the correct answer. Question number 90. The ultimate consolidation settlement of a structure resting on a soil is option A decrease with increase in the initial void ratio, option B decrease with decrease in the plastic limit, ऑप्शन सी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द इनिशियल void रेशियो, ऑप्शन डी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। अब हमने बताया था अल्टीमेट कंसोलिडेशन हमारा दो तरह के होते हैं। हमारा एक तो क्या होता है प्राइमरी सेटलमेंट होते हैं, दूसरा सेकेंडरी सेटलमेंट होते हैं। तो प्राइमरी सेटलमेंट से हम क्या समझते हैं? तो प्राइमरी सेटलमेंट से हम लोग क्या समझते हैं, जब सॉइल से वाटर बाहर निकलेगा, जब सॉइल से वाटर बाहर निकलेगा तो हमारा सॉइल क्या होगा? कंप्रेस होगी। तो सॉइल कंप्रेस होगी तो उसमें जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उस सॉइल पे तो वो भी क्या हो जाएगा? हमारा सेटल होगा। तो उसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सेटलमेंट। और दूसरा होता है एक सेकेंडरी सेटलमेंट। सेकेंडरी सेटलमेंट क्या होता है कि हमारा हमने देखा था प्राइमरी सेटलमेंट में सॉइल से पानी बाहर निकल रहा था। अब सेकेंडरी सेटलमेंट में क्या होता है कि हमारी पार्टिकल की एडजस्टमेंट होगी। पानी तो निकल गया है, अब पार्टिकल सॉइल पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होगी, मतलब एडजस्टमेंट होगी। अब एडजस्टमेंट होगी तो हमारा सॉइल पार्टिकल्स चेंज होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेटलमेंट। अब हमारा इन दोनों सेटलमेंट को जोड़ के हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट सेटलमेंट या तो टोटल सेटलमेंट हम लोग बोलते हैं। अब टोटल सेटलमेंट का हमारा इक्वेशन होता है, हम लोग इन दी फॉर्म ऑफ टोटल सेटलमेंट लिख सकते हैं डेल्टा एच बाय एच इक्वल टू सी सी बाय 1 प्लस E0 log 10 effective stress by change in effective stress
ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमको देखना है, इस रिलेशन से हम लोग चेक करते हैं। चलिए, लिखा हुआ है डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द वॉइड रेशो, मतलब हमारा क्या बोल रहा है, डेल्टा एच हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या इनिशियल वॉइड रेशो के, मतलब ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, यही बोल रहा है। तो लिख सकते हैं डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द इनिशियल वॉइड रेशो, मतलब ये हमारा यहाँ राइट आंसर है। ऑप्शन बी डिक्रीज विद द डिक्रीज इन प्लास्टिक लिमिट, यहीं कहाँ भी प्लास्टिक लिमिट का इक्वेशन दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर लिखा हुआ इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वॉइड रेशो, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन पोरोसिटी ऑफ द सॉइल, तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि ई है, अगर एन के टर्म में भी लिखते हैं तब भी हमारा क्या हो जाएगा, एन ऊपर चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ भी आप दे सकते हैं सेटलमेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल वॉइड रेशियो के, दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं इट कैन बी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द इनिशियल वॉइड रेशियो। आशा करता हूँ आपको 81 से 90 क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं आई होगी, इसीलिए फटाफट आप झाय चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।